8वीं कक्षा के राष्ट्रभाषा रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आशा रखती हूँ आप सब घर में सकुशल रहे होंगे। अब हम हमारे जो हिंदी किताब है इसमें से कविता अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इस कविता की कवि है कवि रामधारी सिंह दिनकर। अब हम दिनकर जी के जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर बिहार में हुआ। छात्रावस्था में ही दिनकर का अजौसी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि। गद्य ग्रंथों में प्रमुख है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये थे कवि दिनकर जी। अब हम उनके कविता को सस्वर अध्ययन करेंगे। मेरे साथ आप भी इस कविता को बोलिएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। बच्चों, ये जो तस्वीर आप किताब में भी देख रहे हैं ये पक्षी का है और आसमान में बादल भी है। तो ये डाकिया कौन है अब जानेंगे।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक डाकिया का तस्वीर है। डाकिया उसे उड़िया में और अंग्रेजी में भी उसे क्या कहते हैं, पोस्ट पियन, जो क्या करता है, लोगों की चिट्ठियाँ, वो एक जो थैला उसके पीठ के एक थैला भी है और कुछ दस्तावेज भी है, कुछ चिट्ठियाँ हैं वो पकड़ा भी है, और साइकिल में वो घर घर जाता है। सरकारी वर्दी भी पहना है, खाकी वर्दी, तो उसको पहनकर वो घर घर लोगों के पास चिट्ठी और दूसरे जो सामान है वो सब भेजता है, जो पार्सल में आता है वो सब भेजता है। तो भगवान के भी डाकिए हैं, जैसे ये घर घर में दुख सुख बांटता है चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, उसी तरह पक्षी और बादल भी भगवान के इस तरह की डाकिया का काम करते हैं। तो कौन सा काम करते हैं हम अध्ययन करेंगे। पहले देखेंगे इस कविता में जो नए शब्द हैं उसके अर्थ पहले समझेंगे। पहले जो शब्द है पक्षी, उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या है, चिड़िया, खग, बिहंग। बादल, उसको मेघ कहते हैं, घटा भी कहते हैं। भगवान, प्रभु यानी ईश्वर। डाकिया, चिट्ठी लाने वाला। बांचना, पढ़ना, सस्वर पढ़ना, इसको कहते हैं बांचना। चिट्ठी, उसका समानार्थी क्या होगा, खत। पेड़, वृक्ष, तरु। पौधा, छोटा वृक्ष, बाल तरु, जिसे छोटे छोटे वृक्ष हम लगाते हैं इसको कहते हैं पौधा। पहाड़, उसका समानार्थी क्या है, पर्वत, गिरी। केवल, सिर्फ, आंकना, कल्पना करना, अनुमान करना। सौरभ, खुशबू, सुगंध। तीर्ता, तैरता, जिसे उड़िया में कहते हैं पहुँरीबा, तीर्ता, तैरता। पंख, पंख का मतलब है पंख, पर। भाप, बाष्प। पानी, उसका समानार्थी जल, नीर, अंबु। हवा, पवन, वायु, समीर। उसी तरह से एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं। चिट्ठी, उसका बहुवचन रूप क्या होगा, चिट्ठियाँ। पौधा, पौधे। हवा, हवाएं। चिड़िया, चिड़ियाँ, सिर्फ चंद्र बिंदु लगा है इसका बहुवचन रूप में। डाकिया, उसका बहुवचन डाकिये। पक्षी, वो दोनों रूप में, एक वचन में भी जो है बहुवचन में भी वही है, पक्षी पक्षी। मुनि, मुनि। नारी, नारियाँ, यहाँ प्रत्यय जोड़ने से क्या हुआ, बीच वाला छोटी की मात्रा हुआ, नारियाँ। नदी, नदियाँ। लीची, लीचियाँ। इस तरह से बहुवचन रूप बना है। बच्चों, अब हम इस कविता का भाव समझेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर का कहना है, पक्षी और बादल दोनों भगवान के लिए डाकिये का काम करते हैं। डाकिया क्या करता है, हमने जो तस्वीर दिखाया, जैसे डाकिया घर घर में चिट्ठियाँ पहुँचाता है और अपने से दूर रहने वाले की कुशल मंगल की सूचना भी देता है। ठीक उसी प्रकार पक्षी भी एक महादेश से दूसरे महादेश तक उड़ उड़ कर जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं। तो पक्षी कभी एक जगह पर ठहरता नहीं, वो एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश। आप देखते हो जैसे चिलिका में भी देखो, कहीं देश विदेश से पक्षियाँ सब आते हैं, वो सब इसी तरह से एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं पक्षियाँ। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कभी कहते हैं वे लोग भी चिट्ठियाँ लाते हैं। कभी ये सोचते हैं
ये सिर्फ जाते नहीं, ये चिट्ठियाँ लाते हैं, एक देश की खबर दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बसते हैं। तो हम सब जैसे कागज़ में लिखा हुआ अक्षर हम सब पढ़ते हैं, परंतु ये जो पक्षी और बादल ये जो चिट्ठी लाते हैं ये हम नहीं पढ़ पाते हैं। वो कौन बाँचते हैं? बाँचते हैं का मतलब है पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? ना पेड़ पौधे पानी और पहाड़, जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, और आसमान से जो पानी गिरता है, और पहाड़ जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वे सब उनके लाई हुई चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो आंकना का मतलब क्या है? अनुमान लगाना, कल्पना करते हैं। हम क्या कल्पना करते हैं? तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो हमारा देश की जो मिट्टी है वो दूसरे देश को क्या देता है ना? सुगंध भेजती है। सुगंध यानी सौरभ, सौरभ यानी सुगंध भेजती है, सुंदर खुशबू, जो अच्छा लगता है सबको, खुशबू। तो सुगंध, उसका विपरीत क्या होगा? दुर्गंध। खुशबू, बदबू, विपरीत शब्द भी याद रखो। तो हम क्या आंकते हैं? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो एक देश की जो धरती वो दूसरे देश को सुगंध यानी खुशबू भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। तो हवा में सौरभ भी है, सौरभ जो है सुगंध भी वही है। तो सुंदर जो खुशबू तो वो हवा में तैरता हुआ पक्षियों की पंखों पर तिरता है। पक्षी कैसे देखो आसमान में अपने पंख को झाड़ कर कैसे उड़ता है, उसी तरह से वो सुगंध को हवा से इस तरह से बहाकर ले जाता है दूसरे महादेश तक। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तुम देखते हो जब आसमान में बादल होता है, कभी कभी हवा से उड़ता हुआ दूसरे स्थान पर जाकर बारिश देता है, बारिश बरसता है। तो उसी तरह से एक देश का भाप, जैसे हमारे देश में जो भाप, जो पानी जो धूप में, जो सूर्य की धूप में वो भाप बनकर आसमान में उड़ता है, और वही भाप बादल में परिवर्तित हो जाता है। और वो जो भाप बादल में, बादल बनकर पानी, और बादल जब उमड़ता है पानी बनकर गिरता है। तो कभी कहते हैं तो एक देश का भाप, तो हमारे देश का भाप बादल बनकर आकाश में घूमता है और दूसरे देश में जाकर बरसता है। तो एक देश का पानी दूसरे देश में पानी, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यही है कवि का ये जो डाकिए वाला काम। तो बहुत सुंदर कविता है, आप इसको समझ गए। तो अब हम इस कविता का जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में आलोचना करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिया क्यों कहा? क्योंकि पक्षी और बादल क्या करते हैं? पक्षी क्या करते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश तक उड़ उड़ कर जाते हैं, और पानी भाप बनकर आसमान की ओर जाता है, फिर बादल का रूप लेकर आसमान में घूम घूम कर हर जगह जाता है और पानी बनकर बरसता है। तो पक्षी और बादल भगवान के लिए क्या क्या करते हैं? तो डाकिया की तरह पक्षी एक महादेश से दूसरे महादेश तक उड़ उड़ कर जाते हैं। एक देश के भाप बादल का रूप लेकर आसमान में घूम घूम कर हर जगह जाता है और पानी बनकर दूसरे देश में बरसता है। ऐसा लगता है मानो पक्षी और बादल हमारे सभी सुख दुख आनंद उल्लास को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, और पक्षी और बादल भगवान के लिए यही काम करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं?
तो इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे दूसरों की हम दूसरों की बात हम समझ नहीं पाते, परंतु इनके भावनाओं को समझ लेना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे पानी इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। तो अगर ये जो प्रश्न है अगर आपको ठीक से लिख नहीं पाएंगे तो हम उसको बाद में लिख के भेज देंगे और आप उसको अपने कॉपी में भी लिख लेना और उसे पढ़कर याद रखना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पदों का अर्थ समझाइए। मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बसते हैं। तो क्या लिखना है? इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। इनका कहना है कि पक्षी और बादल की जो भाषा हम समझ नहीं पाते, लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ इनकी लाई हुई चिट्ठियां पढ़ते हैं। इसलिए दूसरों के भाषा हम नहीं समझ सके तो क्या हुआ, उनकी भावनाओं को समझ लेना चाहिए। तो ये जो कविता की जो पंक्ति है इसका अर्थ यही है। दूसरा है ख, और एक महादेश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसका अर्थ भी इसी तरह से लिखना है। तो इसका अर्थ क्या है ना, एक देश का जो भाप जो पानी भाप बनकर आसमान में उड़ता है और बादल बनकर घूम घूम कर दूसरे देश में जाकर पानी बनकर गिरता है। तो 1-2 वाक्यों में इसका अर्थ आपको लिखना है। 1 या 2 वाक्य में उत्तर दीजिए। भगवान के डाकिया कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो भगवान के डाकिया कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम क्या आंकते हैं? हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सौरभ कहाँ तिरता है? सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पक्षी के अलावा भगवान के डाकिये और कौन है? पक्षी के अलावा भगवान के डाकिये और कौन है? बादल। पेड़ पौधे पानी क्या बसते हैं? चिट्ठियां बसते हैं, चिट्ठियां। भाप जमीन पर क्या बनकर गिरता है? पानी। उत्तर है पानी। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। भगवान के डाकिये है पानी और बाघ, पक्षी और बादल, पक्षी और पानी, बादल और हवा। ख, पक्षी और बादल। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? पानी, हवा, सुगंध, भाप। सुगंध। भगवान के डाकिये क्या लाते हैं? मिठाई, चिट्ठी, पुस्तक, समाचार पत्र। चिट्ठी। जो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है वो एक देश का क्या होता है? भाप होता है। अब दिया है भाषा कार्य उदाहरण के आधार पर। जैसे वचन बदलिए, चिट्ठी चिट्ठियाँ। उसी तरह से पक्षी पक्षी, नारी नारियाँ, नदी नदियाँ, लीची लीचियाँ। हमने पहले दिखाया था लिखकर। उसी तरह से पक्षी जैसे अपरिवर्तित रहा, उसी तरह से ये जो 3 दिया है भाई मुनि अतिथि, ये सब वैसे को वैसे ही रहे। भाई भाई, मुनि मुनि, अतिथि अतिथि। इनमें वचन बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दोनों वचन में समान ही रहेंगे। 2 नंबर देखिए। खाली जगह पर उपयुक्त परसर्ग भरिए। वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ख, ये भगवान डैश डाकिये हैं। ये भगवान के डाकिये हैं।
वे एक महादेश डैश दूसरे महादेश को जाते हैं। वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये जो लिखा है जानते हैं, जानते हैं नहीं, जाते हैं। घ एक देश डैश धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती, इसमें की लगेगा, की पर असर्ग, की एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो बच्चों आपके लिए भी एक काम दिया है, डाकिये की भूमिका पर 5 वाक्य लिखिए। तो आपको क्या लिखना है? तो डाकिया एक सरकारी मुलाजिम है या कर्मचारी है, अब जो भी लिखो, और वो खाकी वर्दी पहनता है। डाकिया सरकारी जो डाक खाना है रोज जाता है वर्दी पहनकर, और लोगों की लाई हुई चिट्ठी इकट्ठा करके एक थैला में भरता है और अपनी सवारी से, साइकिल से या चल के गांव में, एक गांव से दूसरे गांव तक जाता है और लोगों के पास उनकी चिट्ठियां, पार्सल आदि सब देता है। वो अपना काम बड़ा ईमानदारी से करता है, परंतु स्वल्प वेतन से भी वो खुश रहता है, परंतु अपना काम एकदम ठीक ठाक ढंग से करता है। इसी तरह से 5 वाक्य डाकिये के ऊपर, जो डाकिया का जो भूमिका है उसके बारे में आपको लिखना है। बच्चों ये जो सब प्रश्न का उत्तर हमने आलोचना किया है, आप अपना हिंदी HW कॉपी में इस सब प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखना और ध्यान से उसको पढ़ाई भी करना। आज के लिए इतना ही।